जो आज हम लोग क्रिप्स मिशन करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि भारत छोड़ो आंदोलन जब किया था तब क्रिप्स मिशन का आप लोगों को बताया था मैंने। और क्रिप्स मिशन जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन से कुछ महीने पहले ही भारत में आया था और उसका असंतोष भारत छोड़ो आंदोलन को त्वरित शुरू करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो ऐसा क्या था इस क्रिप्स मिशन में, वो हम लोग इसमें देखेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको ये पता ही है कि ये 1942 का साल चल रहा है और 1939 से 45 यानी कि 1939 से 45 के बीच में जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो ये वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम चल रहा, पीक पे चल रहा है वर्ल्ड वॉर। और ये पहले 2-3 साल तो हिटलर और उसकी टीम ही जीती थी। तो ये अभी स्थिति ये थी कि हिटलर और उसके जो साथी राष्ट्र हैं, जिसमें यहाँ एशिया में जापान है, ये लोग बहुत तेज़ी से बिल्कुल मैजिकली जीत रहे थे। और मित्र राष्ट्रों के लिए ये बहुत खतरनाक बात थी क्योंकि मित्र राष्ट्र सारे ही लगभग शक्तिशाली थे। तो ये जो मित्र राष्ट्र थे वो बढ़ती हुई शक्ति से बहुत ज़्यादा परेशान थे। दूसरा, अंग्रेज़ों को कहीं ना कहीं खतरा इस बात का भी लग रहा था कि जापान अगर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया तो भारत के लिए भारत हाथ से ना चला जाए। तो ये सारे परिवेश में क्रिप्स मिशन जो है वो भारत आया था। तो इसको हम लोग अब डिटेल में समझते हैं। देखिए, क्रिप्स मिशन 1942, इट वाज द पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 एंड जापान वाज बीइंग पावरफुल इन एशिया। In 1941, Japan defeated England and again tried to enter in India. It makes Britishers afraid and also became liberal with India. ये चीज़ जो मैंने आपको बताई वो जापान अब अगला उसका ये था कि अब एक बार हराने के बाद इंग्लैंड को भारत में घुसने की तैयारी कर रहा था। और भारत में घुसने की तैयारी अगर हो जाती तो जापान तो इंडिया में जीत ही जाता, लेकिन इंग्लैंड का जो इतना अच्छा उपनिवेश, उसके सोने के अंडे देने वाली जो मुर्गी थी वो उसके हाथ से निकल जाती। तो इस बात से काफ़ी डरे हुए थे अंग्रेज लोग। नाउ ब्रिटिशर्स रियलाइज दैट व्हाट इज़ द नीड ऑफ द इंडियन कॉपरेशन। भारतीयों के सहयोग की क्या वैल्यू होती है अब अंग्रेजों को समझ में आ रहा था। एट दैट टाइम, ऑन द प्रेजेंस ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एंड द चाइनीज प्रेसिडेंट चियांग काई शेक, ब्रिटेन ultimately ready to send a commission to finish the कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। देखिए, अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट और चीनी राष्ट्रपति चियांग काई शेक के प्रेशर में फिर इंग्लैंड को भी इस बात का निर्णय लेना पड़ा कि भारतीयों के जो गतिरोध चल रहा है, संवैधानिक गतिरोध, उसको समाप्त करना ज़रूरी है। और इन लोगों ने इसलिए प्रेशर बनाया कि अगर भारत ने अपना सपोर्ट पीछे खींच लिया या किसी तरह वो जापान की तरफ चला गया तो ऐसी स्थिति में बहुत मुश्किल हो जाएगा धुरी राष्ट्रों को, एक्सिस कंट्रीज़ को कंट्रोल करना। इसलिए उन्होंने प्रेशर बनाया। सो लीडर ऑफ द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स एंड मेंबर ऑफ द असेंबली ऑफ ब्रिटेन सर स्टीफर्ड क्रिप्स केम इन इंडिया विद द प्रपोजल ऑफ डिक्लेरेशन। इसलिए ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के नेता और वहाँ की संसद के जो सदस्य थे सर स्टीफर्ड क्रिप्स, वो भारत में एक घोषणा पत्र लेकर के आए। दिस डिक्लेरेशन आर एज फॉलोज। उसमें जो चीज़ें कही गई थी वो इस प्रकार से थी। नंबर 1, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 ट्राई टू मेक इंडिया इलेक्टोरेट यूनिट विद न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को निर्वाचित राष्ट्र बनाने की चेष्टा की जाएगी जिसका अपना एक नया संविधान होगा। नंबर 2, इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वुड ऑल्सो बी पार्टिसिपेट। इस संविधान सभा में देशी रियासतों के जो लोग हैं, राज्य हैं, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, वो भी रहेंगे। दिस कॉन्स्टिट्यूशन वुड अप्रूव्ड ऑन द सम ग्राउंड विच आर एज फॉलोज। ये जो संविधान बनेगा उसके क्या आधार होंगे वो भी उन्होंने स्पष्ट किए। नंबर 1, provinces which not accepted princely states which not accepted they can remain in their status। ऐसे राज्य, ये प्रोविंस है, प्रोविंस है, प्रिंसली स्टेट नहीं है। प्रोविंस जो है, ऐसे राज्य जो हैं जो भारत के संघ का संविधान को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं, वो अपनी स्थिति में रह सकते हैं। द सिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटीज़ वुड बी एसेंशियल। जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी सुरक्षा जो है वो अनिवार्य रूप से की जाएगी। Number 3, till the assembly by constitution constructed, Britishers would be responsible for Indian security। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन की सभा बनेगी और कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तब तक जो
ब्रिटिशर हैं, वो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो भारत की सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार रहेगी। असेंबली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी इलेक्टेड बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस बाय द लोअर असेंबली ऑफ द प्रोविंसेस। जो कॉन्स्टिट्यूशन सभा बनेगी, संविधान सभा बनेगी, उसमें चुने हुए सदस्य अनुपात के रूप में, राज्यों के अनुपात के रूप में लिए जाएंगे। ये राज्यों के निम्न सदन से आएंगे। इंडिया वुड बी गिवन कंप्लीट कॉलोनियल सेल्फ गवर्नेंस इन ब्रिटिश कॉलोनियल कॉमनवेल्थ। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल परिवार का भारत एक सदस्य होगा और इस रूप में इसको पूर्ण औपनिवेशिक स्व शासन की स्थिति में रखा जाएगा। इंडिया कैन सेपरेट हर सेल्फ विद द कॉमनवेल्थ। और यदि वो चाहता है, भारत नहीं रहना चाहता, तो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल परिवार से बाहर भी हो सकता है। दिस मिशन लॉट ऑफ लिबरल थिंग्स वर प्रोवाइडेड। इसमें कुछ अच्छी उदारवादी चीज़ें भारत को पहली बार दी गई थी। नंबर 1, इंडिया कुड सेपरेट फ्रॉम द कॉमनवेल्थ। अगर भारत चाहे तो वह राष्ट्रमंडल परिवार से बाहर रह सकता है, आ सकता है। नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशन वुड मेड बाय इंडियंस, कम्प्लीटली मेड बाय इंडियंस। अभी तक क्या था, आंशिक रूप से ब्रिटिशर्स के साथ में ये कोलैबोरेट करते थे, लेकिन अब भारतीयों को पूर्ण रूप से इसमें जो है वो बनाने का वो दे दिया गया था कि आपको ही बनाना है। नॉट ओनली दिस, नंबर 3 देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज ऑल्सो डिस्क्राइब। किस प्रकार की संविधान सभा होगी वो भी इसमें डिसाइड की गई थी। बट द सेल्फ गवर्नमेंट्स, अब इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं थी वो देखिए। वर्ड द सेल्फ गवर्नेंस इन डोमिनियन स्टेटस वॉज नॉट क्लियर। कहा गया था स्वसत्ता दी जाए, स्वराज दिया जाएगा, बट इट वॉज नॉट क्लियर एज मच। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा तो उसके असेंबली होगी, असेंबली में कौन होंगे, ये सब क्लियर किया गया था। बट सेल्फ गवर्नेंस का क्या स्वरूप होगा एज ए डोमिनियन स्टेटस, आप मतलब भारत जो कि अंग्रेज़ों का औपनिवेशिक संघ है, उसका डोमिनियन स्टेटस क्या होगा, ये क्लियर नहीं था। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। प्रिंसली स्टेट्स वर फ्री वेदर दे आर विद इंडिया और नॉट। देखिए, जो देशी रियासतें, उनको फ्री कर दिया गया था कि वो भारत के साथ रहती हैं या नहीं रहती हैं। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इसमें भारत की संप्रभुता खतरे में पड़ती दिखती है। इट वॉज ऑल्सो क्लियर दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज प्लानिंग फॉर द डिवीजन ऑफ द इंडिया। ये दिखने लग गया था, क्योंकि जिस तरीके से वो माइनॉरिटीज़ की बात कर रहे थे, माइनॉरिटीज़ में जो है इस्लाम वाले अलग और वो अलग और सिख अलग, तो ये जो चीज़ें थी ये कहीं ना कहीं डिवीज़न की ओर भारत को ले जाने वाली थी। और ऐसा लग रहा था कि वो इंडिया की डिवीज़न जो है या पार्टीशन जो है वो ज़रूर करेंगे आगे पीछे। मुस्लिम लीग एंड सिख पार्टीज़ वर ऑल्सो नॉट हैप्पी विद द मिशन। देखिए, इसके बाद भी मुस्लिम लीग इसलिए हैप्पी नहीं थी, इसलिए खुश नहीं थी, क्योंकि मुस्लिम लीग को ऐसा लगता था कि उतना क्लियरली पाकिस्तान की बात नहीं की गई। डिमांड ऑफ पाकिस्तान वाज ऑलरेडी केम। तो ये बात चूँकि स्पष्ट रूप से क्रिप्स में नहीं कही गई, तो मुस्लिम लीग उस बात से नाराज़ थी। ऐसे ही कुछ पर्सनल कारणों से सिख सभा भी नाराज़ थी। It seems that British government was only interested to take the support of Indian in World War and nothing else. ऐसा लग रहा था इसको देख करके कि भारत का सपोर्ट चूँकि द्वितीय विश्व युद्ध में चाहिए है, इसलिए केवल इस तरह का उदारवादी दिखने वाला मिशन ला करके दिया गया है। इसके अतिरिक्त कोई ख़ास बात नहीं है। So the mission was not accepted by the Indians and very soon Quit India movement was started. इसीलिए ये जो मिशन था वो भारतीयों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। इन वेरी मतलब ऑन वेरी lot of fronts on lot of fronts this mission was not clear, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था। तो वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को जो है भारतीयों को असंतुष्ट कर रहा था, और इसी कारण से जो है क्विट इंडिया मूवमेंट जो है स्टार्ट हो गया था। तो हम लोग अब इसको समझ गए कि क्रिप्स मिशन ने किस तरीके से क्विट इंडिया मूवमेंट को इमीडिएट जो है वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सो दिस इज़ सफिशिएंट फॉर द टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।